भारत के चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूएसएआईडी फंडिंग पर दिए गए बयान को लेकर भारत में सियासी भूचाल मचा हुआ है। ट्रंप के इस बयान के बाद से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं अब इस मामले में एक और ट्विस्ट सामने आ गया है और अब इसमें पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की एंट्री हो गई है, जिसके बाद से ये मामला अब यू टर्न होते हुए दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है, डोनाल्ड ट्रंप का यूएसएआईडी को लेकर दिए गए बयान का सच आखिरकार क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। दरअसल भारत के चुनाव में अमेरिकी संस्थान यूएसएआईडी की फंडिंग को लेकर सियासी भूचाल मचा हुआ है। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भारत सरकार मामले को बेहद परेशान करने वाला बता चुकी है। इधर इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रिपब्लिकन गवर्नर्स एसोसिएशन के कार्यक्रम में इस बारे में बात की थी। उन्होंने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए यूएसएआईडी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए इसे किकबैक स्कीम बताया था। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास खुद की बहुत सी समस्याएं हैं, मैं इसकी परवाह क्यों करूं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सरकारी दक्षता विभाग यानी कि DOGE ने 16 फरवरी को घोषणा की थी कि उसने कई परियोजनाओं के साथ साथ भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन के यूएसएआईडी वित्त पोषण की रद्द कर दिया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ भाजपा ने विपक्षी कांग्रेस पर भारत की चुनाव प्रक्रिया में कथित बाहरी प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने खुद बुधवार को मियामी में दिए भाषण में कहा कि हमें भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन क्यों खर्च करने की जरूरत है। वह $21 मिलियन, मुझे लगता है कि वे किसी और को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि आपने पुराने वाले वीडियो में सुना है। तथ्य यह दर्शाता है कि सभी ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त रिकॉर्ड से पता चला है कि $21 मिलियन की यह राशि 2022 में भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए स्वीकृत की गई थी। इसमें से $13.4 मिलियन पहले ही वितरित किए जा चुके हैं, जो जनवरी 2024 के चुनावों और इन चुनावों की अखंडता पर सवालिया निशान लगाने वाली परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश के छात्रों के बीच राजनीतिक और नागरिक जुड़ाव के लिए है, जो शेख हसीना को पद से हटाने से 7 महीने पहले हुआ। विवाद के केंद्र में DOGE की सूची में यूएसएआईडी के 2 अनुदान हैं, जिन्हें कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथिंग के माध्यम से भेजा गया था, जो वाशिंगटन DC में स्थित एक समूह है जो जटिल लोकतंत्र अधिकार और शासन प्रोग्रामिंग में विशेषज्ञता रखता है। CEPCS को यूएसआईडी से कुल $486 मिलियन मिलने थे। DOGE के अनुसार इस कोष में शामिल है मोल्दोवा में समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया के लिए $22 मिलियन और भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन का ये आरोप लगा है। पहला अनुदान सितंबर 2016 में मोल्दोवा में समावेशी और भागीदारीपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए CEPPS को दिया गया था। संघीय पुरस्कार पहचान संख्या AID 117LS16000001 यानी कि अनुदान के लिए एक विशिष्ट पहचान के साथ यह जुलाई 2026 तक चलना था और अब तक $13.2 मिलियन वितरित किए जा चुके हैं। हालांकि DOGE द्वारा चिन्हित यूएसएआईडी का $21 मिलियन का अनुदान बांग्लादेश के लिए था। इसको लेकर आइए कुछ तथ्यों पर भी विचार करते हैं कि प्रत्येक संघीय अनुदान के साथ एक विशिष्ट निष्पादन स्थान जुड़ा होता है, वह देश जहां इसे खर्च किया जाना है। अमेरिकी संघीय व्यय के आधिकारिक ओपन डेटा सोर्स के अनुसार 2008 के बाद से भारत में कोई यूएसएआईडी वित्त पोषी CEPCS परियोजना नहीं है। CEPPS को $21 मिलियन के मूल्य वर्ग और मतदान के उद्देश्य से मेल खाने वाला एकमात्र चालू
ईडी अनुदान संघीय पुरस्कार पहचान संख्या 72038822LA00001 के साथ जुलाई 2022 में USAID अगर अमर वोटर के लिए स्वीकृत किया गया था। यह बांग्लादेश में एक परियोजना है जिसमें ये पूरा बात निकल के सामने आया। वहीं नवंबर 2022 में इस अनुदान का उद्देश्य संशोधित करके USAID के नागरिक कार्यक्रम कर दिया गया था। ढाका के USAID राजनीतिक प्रक्रिया सलाहकार ने दिसंबर 2024 में अमेरिका की यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि USAID द्वारा वित्त पोषी $21 मिलियन CEPCS नागरिक परियोजना जिसका प्रबंधन में करता हूं। रिकार्डो से पता चलता है कि जुलाई 2025 तक 3 वर्षों के लिए दिए जाने वाले इस अनुदान पर अब तक $13.4 मिलियन खर्च हो चुके हैं। वहीं जुलाई 2022 और अक्टूबर 2024 के बीच इस $21 मिलियन के अनुदान को 6 उप अनुदानों में विभाजित किया गया। 3 CEPPS सदस्य संगठनों इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट के लिए 2-2 के रूप में वितरित किया गया था। साथ ही IFES का मुख्यालय अर्लिंगटन वर्जीनिया में है। IRRE का और NDI का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। संपर्क करने पर IFSI के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से सीधा इनकार कर दिया था, जबकि NDI और IRI को भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अभियान सामग्री और सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि इनमें से कुछ उप अनुदान बांग्लादेश में कैसे खर्च किए गए। 5 अगस्त को शेख हसीना के पद से हटने के 1 महीने बाद 11 दिसंबर 2024 को ढाका विश्वविद्यालय के माइक्रो गवर्नेंस रिसर्च यानी कि MGR कार्यक्रम और MGR के निदेशक एसोसिएट प्रोफेसर अयनुल इस्लाम ने फेसबुक और लिंक्डइन पर 2 लगभग समान संदेश पोस्ट किए थे, जिसमें कहा गया कि यह अचानक वसंत नहीं है, हेलो बांग्लादेश 2.0 शीर्षक के अंतर्गत पोस्ट में बांग्लादेश भर में विश्वविद्यालय परिसरों में सितंबर 2022 से 2 वर्षों में आयोजित 544 युवा कार्यक्रमों और कार्यक्रमों को श्रेय दिया गया। युवा लोकतांत्रिक नेतृत्व और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो 221 एक्शन प्रोजेक्ट्स और 170 लोकतंत्र सत्रों के माध्यम से सीधे 10,264 विश्वविद्यालय युवाओं तक पहुंचे। इस्लाम ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि ये सब नागरिक कार्यक्रम के तहत IFES और USAID बांग्लादेश के उदार समर्थन और साझेदारी से संभव हुआ है। इस्लाम IFES में वरिष्ठ सलाहकार, नागरिक और युवा जुड़ाव हैं। इस्लाम के अनुसार दिसंबर 2024 में वे ढाका विश्वविद्यालय में स्थापित अप्लाइड डेमोक्रेसी लैब के संस्थापक निदेशक बने, जिसे USAID और IFES के सहयोग से स्थापित किया गया था। 8 जनवरी 2025 को इसके बंद होने से कुछ दिन पहले USAID बांग्लादेश ने फेसबुक पर पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि नए अप्लाइड डेमोक्रेसी लैब का अनावरण करने के लिए ढाका विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी करने पर उत्साहित हूं। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन के लिए मंच तैयार करने में USAID के नागरिक कार्यक्रम के प्रभाव पर उनके लिंक्डइन पोस्ट के बारे में पूछे जाने पर इस्लाम की तरफ से यह बयान सामने आया था कि दोनों को सीधे जोड़ना सही नहीं हो सकता है। मैंने छात्रों के बीच लोकतांत्रिक जागरूकता पैदा करने में IFES की ओर से एक छोटी सी भूमिका निभाई, ये उनकी तरफ से बोला गया, लेकिन नागरिक कार्यक्रम का मुख्य घटक IRI और NDI द्वारा चलाया गया था। साथ ही इतना ही नहीं, 2 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन DC में NDI मुख्यालय का दौरा करने के बाद ढाका में USAID के राजनीतिक प्रक्रिया सलाहकार लुबैन चौधरी मासूम ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में $21 मिलियन की USAID प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हालांकि NDI की बांग्लादेश में कोई आंतरिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन यह USAID द्वारा वित्त पोषी $21 मिलियन के CEPPS नागरिक परियोजना के तहत IRI और IFES के साथ 3 प्रमुख भागीदारों में से एक है। NDI ने CPCS नागरिक परियोजना के तहत बांग्लादेश में चुनाव पूर्व आकलन मिशन यानी कि PEAM और तकनीक आकलन मिशन TAM में भाग लिया, जिसका प्रबंधन मैं करता हूं। मासूम
ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है जब एक मीडिया चैनल के रूप में उनसे पूछा गया। साथ ही एनडीटीआई और आईआरआई द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्होंने बांग्लादेश में पीईएएम और टीएएम का संयुक्त रूप से संचालन किया था ताकि देश के 7 जनवरी 2024 के संसदीय चुनाव से पहले, उसके दौरान और बाद में संभावित चुनावी हिंसा की स्थिति की निगरानी की जा सके। वहीं आपको बता दें कि मार्च 2024 में प्रकाशित अंतिम एनडीटीआई आईआरआई टीएएम रिपोर्ट में कहा गया था कि कई हितधारकों ने विश्वसनीय आरोप लगाए कि राज्य सुरक्षा सेवाओं और अन्य सरकारी संस्थानों ने कई बार सत्तारूढ़ अवामी लीग के पक्ष में चुनाव नियमों का असमान रूप से लागू किया। वहीं विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार करने और विपक्षी राजनीतिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने या बाधित करने के लिए सरकार के प्रयासों का पैमाना संतोषजनक रूप से उचित नहीं था और इसने चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिकरण कानून परिवर्तन की व्यापक धारणा को एक बड़ा जन्म दिया। आईआरआई ने अगस्त 2023 में बांग्लादेश में एक राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षण की आयोजित किया था जिसमें पता चला कि अधिकांश बांग्लादेशियों का मानना था कि देश गलत दिशा में जा रहा है। वहीं डीओजीई द्वारा रद्द किए गए अनुदानों की सूची में डेमोक्रेसी इंटरनेशनल यानी कि डीआई को बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए यूएसएआईडी द्वारा दिया गया 29.9 मिलियन डॉलर का अनुदान भी शामिल है। 2017 में प्रदान किया गया यह अनुदान अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था। डीआई के ढाका कार्यालय ने टिप्पणी करने से इस पर सीधा तौर पर इनकार कर दिया था, जबकि यूएसएआईडी और सीईपीपीएस ने अपनी वेबसाइटें बंद कर दी थी। डीओजी ने एक्स, जो पहले ट्विटर था, उस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था। साथ ही दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के प्रवक्ता ने विशिष्ट यूएसएआईडी कार्यक्रम पर टिप्पणी करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि यूएसएआईडी लंबे समय से बांग्लादेश के लिए एक प्रमुख विकास भागीदार रहा है जो शासन से संबंधित विभिन्न सेवा क्षेत्रों को बढ़ाने और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता रहा है। पिछले सितंबर में यूएसएआईडी ने अंतरिम सरकार के साथ 200 मिलियन डॉलर से अधिक के विकास समझौतों पर हस्ताक्षर किया था। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की नई नीति के तहत अमेरिकी सरकार दुनिया भर में यूएसएआईडी के वित्त पोषण का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। अंतरिम सरकार को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश और व्यापक दुनिया दोनों की बेहतरी के लिए इस नीतिगत बदलाव पर पुनर्विचार करेगा। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आई है, बांग्लादेश में कम लेकिन भारत में सियासी भूचाल तेज हो चला है। सत्ता पक्ष पार्टी लगातार कांग्रेस को घेर रही है और चुनाव प्रभावित करने का बड़ा आरोप लगा रही है। साथ ही अगर लोकसभा चुनाव के दौरान देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह दावा किया था कि उनको हराने के लिए विपक्षी की कई सारी पार्टियां दूसरे देशों से मदद दे रही हैं और फंडिंग की जा रही है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से भारत में सियासी भूचाल जो देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में कितना हावी होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।